बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथ्स टीचर कामरान असलम। बेटे जी आज हम शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 10, 11, 12 एंड 13। अब इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से आने हैं और ये आपके पेपर का एग्ज़ाम जो आपका बोर्ड पेपर है उसमें ये क्वेश्चन नंबर होगा 4। तो चैप्टर नंबर 10 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 11 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 12 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है और चैप्टर नंबर 13 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। तो टोटल बेटा ये 9 शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। आपने इसमें से 6 अटैम्प्ट करने होंगे। 6 मल्टीप्लाई बाय 2 ये 12 मार्क्स का पेपर आपका सॉल्व हो जाएगा। चैप्टर नंबर 10 को बेटा जी हम स्किप करेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 11, 12 और 13 से हमारे पास क्या होंगे, 7 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और हमारे इजीली इंशाल्लाह ये 6 शॉर्ट जो है वो सॉल्व हो जाएंगे और 12 मार्क्स हमारे विदाउट चैप्टर नंबर 10 भी आ जाएंगे। तो चलते हैं बड़े, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द चैप्टर नंबर 11। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द चैप्टर नंबर 11। इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले तो ये बड़े फर्स्ट 5 डेफिनेशन जो है इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहली डेफिनेशन है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। फिक्रा तमाम डेफिनेशंस के अंदर यही रहेगा, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ। तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी हमारे पास क्या होता है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 और मोर लाइन्स इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। 2 या 2 से ज़्यादा लाइन्स जिस पॉइंट पे मिल जाती हैं उसको हम क्या कहते हैं, ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास बेटे इन सेंटर। फिक्रा वही, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड इन सेंटर। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर्स, ये इंटरनल बाइसेक्टर्स है किसके, ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड इन सेंटर। तो इसको ये पी पॉइंट जो आपका नजर आ रहा है ये ट्राइंगल का इन सेंटर है, क्योंकि इंटरनल बाइसेक्टर्स जो हैं तीनों एंगल्स के वो इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो हम इसको क्या कह देंगे, इन सेंटर। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड इन सेंटर। बेटा जी फिक्रा यही रहेगा, इसमें हम थोड़ा थोड़ा चेंजिंग करते रहेंगे तो हमारी 5 डेफिनेशन इससे सॉल्व होंगी। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास सर्कम सेंटर। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड सर्कम सेंटर। ट्राइंगल की साइड्स का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, जो किसी भी लाइन को या साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, वो क्या, तो एक परपेंडिकुलर होता है जो किसी भी ट्राइंगल की साइड को क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, उसको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो क्या करेंगे, ट्राइंगल के 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रा करेंगे, जिस पॉइंट वो मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सर्कम सेंटर। तो दोबारा सुन लें, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड सर्कम सेंटर। इसी तरह से बेटा जी ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या है हमारे पास, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 आल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। आल्टीट्यूड क्या होता है हमारे पास, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फ्रॉम द बेस ऑफ अ ट्राइंगल टू द अपोजिट वर्टेक्स। इसके लिए परपेंडिकुलर होना या साइड्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना जरूरी नहीं है। परपेंडिकुलर होगा लेकिन साइड्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करेगा। तो ये फिक्स सेम है, लेकिन थोड़ा सा फर्क क्या है, वहां पे ट्राइंगल की साइड्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है परपेंडिकुलर, यहां पे ऐसा नहीं होगा। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 आल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। लास्ट डेफिनेशन है बेटा ये इसकी जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसके बाद कुछ एक आध डेफिनेशन होंगी, लेकिन सबसे पहले आपने ये 5 डेफिनेशन अच्छी तरह तैयार करनी है। जी सुनो, नेक्स्ट डेफिनेशन है सेंट्रॉइड। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। मीडियन क्या होता है हमारे पास, ऐसी लाइन जो ट्राइंगल के मिड पॉइंट, किसी भी साइड के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाए, उसे हम मीडियन कहते हैं। ये नीचे डेफिनेशन हमारे मीडियन की मौजूद है, ये पढ़ते हैं अभी। लेकिन बेटे सबसे पहले ये जो 5th डेफिनेशन यहाँ तक सेंट्रॉइड तक, और इससे पहले 4 डेफिनेशन हैं, इनको आप बहुत ही अच्छी तरह तैयार करें, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हैं। इनमें से इंशाल्लाह आपकी डेफिनेशन एक जरूर आएगी। 11 चैप्टर में से एक डेफिनेशन आ सकती है और साथ एक ट्राइंगल वगैरह बनाने के लिए वो मेजरमेंट्स दे देगा, वो बनाएंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे उनको भी। उसके बाद है मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। ये जो मीडियन वर्ड यूज हुआ है इसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू द अपोजिट वर्टेक्स इज कॉल्ड मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू द अपोजिट वर्टेक्स इज कॉल्ड मीडियन ऑफ अ
ट्राइंगल। नेक्स्ट चलते हैं भाई डेफिनेशंस की तरफ। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द बेस एंड अपोजिट वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड altitude of a triangle. The perpendicular distance between the base and opposite vertex of a triangle is called altitude of a triangle. ये हमारे पास ट्राइंगल की बेस है और ये इसका अपोजिट वर्टेक्स है, इनके दरमियान ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको हम altitude of a ट्राइंगल कह देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा परपेंडिकुलर और राइट बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या राइट बाइसेक्टर क्या होता है? ये हमारे पास एक परपेंडिकुलर होता है जो किसी भी लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, उससे हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या राइट बाइसेक्टर। अ परपेंडिकुलर विच डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट इनटू टू इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड परपेंडिकुलर और राइट बाइसेक्टर। सबसे पहले बेटा फर्स्ट 5 डेफिनेशन जो है सेंट्रॉइड तक वो आपने करनी है, उसके बाद इन डेफिनेशन को देखना है। चैप्टर नंबर 11 में से 2 शॉर्ट आने, एक बेटा ये इन डेफिनेशन में से एक डेफिनेशन होगी और एक आपके पास क्वेश्चन होगा, वो भी इसके बाद करवाएंगे। पहले ये एक डेफिनेशन है वो कर लें। जी सो नेक्स्ट डेफिनेशन है सर्कल की हमारे पास। द सेट ऑफ पॉइंट्स हैविंग सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। पॉइंट्स का ऐसा सेट कि उन तमाम पॉइंट्स का डिस्टेंस किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से एक जैसा हो तो उसको हम क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। या ये जो पॉइंट्स हैं ये इस तरह के पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस किसी फिक्स्ड पॉइंट से एक जैसा हो, इक्वल हो, तो वो पॉइंट्स क्या बनाते हैं? वो सर्कल बनाते हैं। द सेट ऑफ पॉइंट्स हैविंग सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। और ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है इसको हम क्या कहते हैं? द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। तो बड़े चैप्टर नंबर 11 में से यही डेफिनेशंस हैं जो इंपॉर्टेंट है मेरी नज़र में, और ये इंशाल्लाह आपको इनमें से एक डेफिनेशन पेपर में ज़रूर आएगी। अब 11 में से दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन जो आना है वो आपने किस तरह सॉल्व करते हैं, चलते हैं बेटा जी उस क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा शॉर्ट वो होगा कंस्ट्रक्टर ट्राइंगल। ये वाला क्वेश्चन होगा आपका डेफिनेशन के साथ, चैप्टर नंबर 11 में से जो दूसरा शॉर्ट होगा। व्हेन 3 साइड्स आर गिवन, अब ट्राइंगल को हम बनाएंगे किस तरह से बनाएंगे? सब फर्स्ट केस है, इसमें 3 केसेस है। सबसे पहला केस है कि जब आपको वो तीनों साइड्स दे देगा और आपसे कहेगा आप इससे ट्राइंगल बनाएं, तो आप इन 3 साइड्स में से बेटा जी कोई भी साइड जो है उसको एज अ बेस आप ले सकते हैं। मैंने ए बी एज अ बेस ले लिया। इसके बाद बी सी क्या होगा? आपने क्या करना है? आपने बेटा जी कंपास पे में जो लेड पेंसिल लगा के उसमें क्या करना है? कंपास को ओपन करना है। बी सी आपके जितने सेंटीमीटर की लेंथ है उतने सेंटीमीटर आपने कंपास को ओपन करना है और बी पे रख के आपने क्या करना है? एक आर्क लगा देनी। इस तरह बी पे आपने रखना है कंपास को और क्या करना है? एक आर्क लगा देनी है। उसके बाद है सी ए, हमारे पास लेंथ होगी तो सी ए कैसे आपने फाइंड करना है, किस तरह आपने ड्रा करना है? आपने कंपास को सी ए जो आपके पास लेंथ दी हुई होगी आपने ए पे कंपास को रख के और आर्क लगानी है। इसी तरह से जिस तरह आपने बी पे रख के आर्क लगाई है इस तरह से आप ए पे रख के आर्क लगाएंगे तो ये दोनों आर्क्स एक पॉइंट पे मिल जाएंगी जिसको हम नाम दे देंगे सी का। तो ये हमारे पास एक पॉइंट सी आ गया। तो अब क्या करेंगे? सी को हम ए से और बी से मिला देंगे, सी को हम ए से और सी को हम बी से मिला देंगे। तो ये बेटा जी आपके पास क्या आ गया? एक ट्राइंगल आ गई। व्हेन द ABC when the 3 sides are given AB, BC and CA। अब इसकी कंस्ट्रक्शन में 2-3 स्टेप्स आप लिख दें। कैसे? अब आपने लिया टेक AB एज अ बेस, ड्रा एन आर्क BC ऑफ लेंथ 5, 6, 3, 2, 2.5 सेंटीमीटर, ड्रा एन आर्क AC ऑफ लेंथ 3.5, 2.5, 4 सेंटीमीटर विच मीट एट C, join C with A and बी। तो ये हमारे पास क्या आ गई? रिक्वायर्ड ट्राइंगल आ गई है। जब आपके पास 3 साइड्स दी गई हो और ट्राइंगल बनानी हो तो बड़े इस तरह से हम ट्राइंगल बनाएंगे। चलते हैं बड़े नेक्स्ट केस की तरफ। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास केस है। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मीडियन। मीडियन क्या होता है? द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा इज कॉल्ड मीडियन। किसी भी डाटा के अंदर या ऑब्जर्वेशन में जो सबसे दरमियान वाली ऑब्जर्वेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं? मीडियन कहते हैं। मीडियन के अंदर डाटा जो है आपका इन असेंडिंग ऑर्डर होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक डाटा है 1 2 3 4 5, इसमें तादाद जो ऑब्जर्वेशन की वो ऑड है तो आपको इजीली ये पता चल रहा है बेटा जी कि ये 3 जो है वो मिडल वैल्यू है, दरमियानी वैल्यू है, तो ये आपका मीडियन हो जाएगा। जिस तरह एक डेस्क पे अगर 3 बच्चे बैठे हुए हैं तो जो सेंटर वाला बच्चा होता है वो क्या होता है? वो मीडियन होता है।
तो ये हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशन या 7 या 9 जो भी होंगे उनके लिए मिडल वैल्यू हमें मिल जाएगी। इसी तरह से ये हमारे पास मीडियन क्या आ गया, 3 आ गया। अब बेटे अगर डाटा हमारे पास क्या हो, इवन हो, यानी तादाद हमारे पास क्या हो, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 तादाद है। अब यहां पे जो सेंट्रल वैल्यू है वो सिंगल नहीं है, बल्कि ये 2 सेंटर बन रहे हैं, ये 2 वाली वैल्यूज 3 और 4। अब क्या करेंगे, 3 और 4 को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा जी, ये मीडियन आ जाएगा 7/2। तो 3.5 हमारा मीडियन बन जाएगा। जिस तरह एक बेंच पे अगर 4 बच्चे बैठे होंगे तो मीडियन क्या बनेगा, दरम्यान वाले 2 बच्चों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो मीडियन के अंदर डाटा जो है वो बेटा ये ऑब्जर्वेशन आपकी 2 तरह की होगी। अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन आपकी ऑड है तो सेंट्रल वैल्यू इजीली आपको मिल जाएगी। जैसे ये 5 है तो 2 वैल्यू इधर से स्किप कर दे, 2 इधर से, तो ये हमारे पास सेंटर मिल गया। अगर आपके पास तादाद इवन है, इसी तरह से आप जो सेंटर वाली 2 वैल्यूज लें उनको ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास मीडियन आ जाएगा। ये बेटा जी मीडियन के लिए 2 टाइप की ऑब्जर्वेशन होती हैं, इवन और ऑड। अब बेटा इसके लिए फार्मूला लिख लेते हैं हम। जी स्टूडेंट्स, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की तादाद आपके पास ऑड हो तो मीडियन का फार्मूला है n+1/2 टूथ टर्म जो होगी डाटा के अंदर वो हमारे पास मीडियन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास डाटा है 2 4 8 10 12, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 एंड 5। तो मीडियन n हमारा क्या हो जाएगा 5। तो यहां पे बेटा जी हमारे पास हो जाएगा n+1/, हाँ जी बेटा जी n+1/2 मीन्स 5+1/, टूथ टर्म जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारा मीडियन है। तो 5+1 6/2, तो 6/2 क्या आ गया हमारे पास 3। तो थर्ड टर्म जो है वो आपका मीडियन है। असेंडिंग ऑर्डर में डाटा अरेंज है 1 2 3, ये वाली वैल्यू जो है ये आपका मीडियन है। यानी मीडियन आपका क्या आ गया, फिर कौन सी टर्म आ गई, थर्ड टर्म आपकी मीडियन है, वो क्या बनता है 8। तो ये इस तरह से फॉर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो मीडियन निकालने का फार्मूला लगा दें और उसमें से आप ये वैल्यूज पुट करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड होंगी, वहां पुट करके n+1/2 टर्म जो होगी वो हमारे पास मीडियन हो जाएगी। अब बेटा देखते हैं कि अगर आपके पास ऑब्जर्वेशंस की तादाद इवन हो तो फिर हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। जी सो नेक्स्ट, अगर n आपके पास इवन हो तो मीडियन विल बी इक्वल टू 1/2 n/2 प्लस n/2 प्लस 1th टर्म। इनको हम क्या करेंगे, ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑब्जर्वेशन है 2 4 6 8 10 12। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 5 6, n इज इक्वल टू 6 विच इज इवन। फार्मूला हमारे पास है 1/2, n हमारे पास 6 है, 6/2, n हमारे पास 6 है, 6/2 प्लस 1। तो ये बेटा जी हमारे पास बन जाएगी थर्ड प्लस फोर्थ टर्म, 2 3 6 3 प्लस 1। तो ये फोर्थ और थर्ड टर्म को क्या करेंगे, आप ऐड कर लेंगे और 2 पे डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास मीडियन आ जाएगा। जैसे चेक करें, अब यहाँ पे थर्ड टर्म क्या है 6 है और फोर्थ टर्म क्या है हमारे पास 8 है। तो ये बन जाएगा 1/2 6 प्लस 8। तो बेटा मीडियन हमारे पास आ जाएगा 6 और 8 को ऐड करें 14, 14 को 2 पे डिवाइड करें 2 7 14। तो ये मीडियन इस तरह से निकल आएगा फॉर डाटा इन विच ऑब्जर्वेशंस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इवन। तो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं बेटा जी इसके। जी स्टूडेंट, मीडियन से रिलेटेड फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, फॉलोइंग आर द स्कोर्स मेड बाय अ बैटर, फाइंड द मीडियन ऑफ द स्कोर्स। हमारे पास एक बैट्समैन है, कोई खिलाड़ी है जिसने स्कोर रन किए 8 12 18 13 16 5 20। हमने इसका मीडियन फाइंड करना है। सबसे पहला काम क्या होगा, डाटा को अरेंज करेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले छोटी वैल्यू 5, उससे बड़ी 8, उसके बाद 12 13 16 18 एंड 20। डाटा को हमने अरेंज कर लिया 5 8 12 13 16 18 एंड 20। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7। तो और तादाद है हमारे पास, तो सेंट्रल वैल्यू 13 बनती है। 13 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर है हमारे पास। लेकिन हमने थोड़ा इसको थ्रू प्रॉपर चैनल करना है, तो मीडियन का फार्मूला n+1/, टूथ टर्म जो है वो हमारा मीडियन है। n हमारे पास 7 है, 7 + 1/2, 8 हो गया 8/2, 4 आ गया। फोर्थ टर्म जो है वो हमारा मीडियन है। फोर्थ टर्म, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म, ये है जी फोर्थ टर्म, ये हमारा मीडियन है। तो बेटा मीडियन हमारे पास क्या आ गया 13। तो ये एक पार्ट सॉल्व हो गया। कुछ मजीद हम पार्ट सॉल्व करते हैं फॉर द मीडियन, ताकि आपको मीडियन की बेटा जी अच्छी तरह से समझ आ जाए। जी स्टूडेंट, मीडियन के लिए एक और पार्ट है, द मंथली अटेंडेंस ऑफ 10 स्टूडेंट्स फॉर देयर लंच इन द हॉस्टल इज रिकॉर्डेड एज
कोई बच्चे हैं वो हॉस्टल में स्टे किए हुए हैं, उनकी जो लंच पे उनकी जो अटेंडेंस है वो इस तरह से रिकॉर्ड की है एक मंथ के अंदर। 10 स्टूडेंट्स है ये, 21, 15, 16, 18, 14, 17, 15, 12, 13 एंड 11। हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले क्या आ जाएगा, 11, 12, 13, 14, 15 टू टाइम्स है, 15, 15, 16, 17, 18 एंड 21। ये डाटा को हमने अरेंज कर लिया इन असेंडिंग ऑर्डर। अब हमारे पास तादाद क्या है, इवन है, n इज इक्वल टू 10, इवन है 1/2 n/2 प्लस n/2 प्लस 1 टर्म्स जो होंगी, दो टर्म्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेगा तो मीडियन आ जाएगा। n हमारे पास 10 है, 10/2 टर्म प्लस 10/2 प्लस 1 टर्म, 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। फिफ्थ टर्म किस किस को ऐड करना है हमने, फिफ्थ टर्म को, और दूसरी क्या है, ये 5 आएगा, प्लस 1 करेंगे तो सिक्स टर्म। फिफ्थ और सिक्स टर्म को हम ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास मीडियन आ जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5 ये हमारी फिफ्थ टर्म है और ये हमारी सिक्स टर्म है। इन दोनों टर्म्स को हम ऐड कर लेते हैं, 1/2। इन दोनों टर्म्स को बेटा ये ऐड करेंगे हम। जी स्टूडेंट, दो टर्म्स हमारे पास फिफ्थ और सिक्स क्या बनती है, 15 प्लस 15, 15 प्लस 15 30 हो जाएगा। 30 को हम 2 पे डिवाइड कर लेंगे तो बेटा जी 15 हमारे पास मीडियन आ जाएगा। तो मीडियन फाइंड करने का बेटा यही फार्मूला है हमारे पास, यही तरीकाकार है। अगर इवन के लिए और ऑड के लिए इन फार्मूलाज को अच्छी तरह ज़हन में बिठा ले, और असेंडिंग ऑर्डर में डाटा को लिखते हुए जरा ध्यान में रखें, ध्यान से असेंडिंग ऑर्डर में लिखें। बाकी मीडियन से रिलेटेड क्वेश्चन बेटा जी इसी तरह से होंगे। डाटा चेंज हो सकता है, मेथड कभी भी इसका चेंज नहीं होगा। एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं बेटा जी हम, ताकि आपको अच्छी तरह से ये समझ आ जाए। जी स्टूडेंट, मीडियन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। फाइंड 5 नंबर्स आर 1, 4, 0, 7, 9, फाइंड देयर मीडियन, अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सबसे छोटा नंबर 0, उससे बड़ा नंबर 1, उससे बड़ा नंबर 4, उससे बड़ा नंबर 7 और उससे बड़ा नंबर 9। अब हमारे पास ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, एन हमारे पास 5 है, और नंबर है। मीडियन विल बी इक्वल टू n+1/2 टर्म। ये जो n+1/2 टर्म होगी वो हमारा मीडियन होगी। n हमारे पास 5 है, 5 + 1/2 6/2, तो 2 3 जा 6। थर्ड टर्म जो बेटा जी बनती है वो हमारी मीडियन है, 1, 2, 3। तो थर्ड टर्म हमारी क्या बन रही है, 4। इसका मतलब है 4 इस डाटा के अंदर हमारा मीडियन है। तो ये बेटा जी मीडियन के जितने भी अनग्रुप डाटा है ये, उसके लिए जितने भी क्वेश्चंस आपको वो देगा तो बेटा इसी मेथड से सॉल्व होंगे। चलते हैं नेक्स्ट, हमारा टॉपिक है मॉड। जी सर, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉड। मॉड की डेफिनेशन है, द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन अ डाटा इज कॉल्ड मॉड। अगर किसी डाटा के अंदर जो सबसे ज्यादा रिपीटेड वैल्यू उसको मॉड कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये डाटा मैंने अपनी तरफ से लिखा है 5, 6, 12, 12, 13, 19, 19, 99, 26। अब 12 दो दफा है और जबकि 19 जो है वो 3 दफा इसमें रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब मॉड हमारा क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। जो वैल्यू ज्यादा दफा रिपीट हुई है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो मॉड हो जाएगा। अगर कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हुई तो हमारे पास कोई भी मॉड उसमें डाटा के अंदर नहीं होगा। तो ये बेटा जी मॉड लास्ट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कुछ डेफिनेशन है। द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन अ डाटा इज कॉल्ड मॉड। तो चलते हैं बेटा मॉड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। सिर्फ आपने रिपीटेड वैल्यूज इसके अंदर ढूंढनी है, कौन सी वैल्यू ज्यादा दफा रिपीट हुई है तो वो आपका मॉड बन जाएगा। जी स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन मोड से रिलेटेड है ये। द मार्क्स इन द मैथ ऑफ जमाल इन 8 टेस्ट आर 75, 76, 80, 80, 82, 82, 82 एंड 85। जमाल के 8 टेस्टों में नंबर हैं ये जो आपके सामने है। ये डाटा हमारे पास हो गया, क्या हो गया, 75, 76, 80 भी रिपीट हो रहा है और 82 भी रिपीट हो रहा है। इसके अंदर देखिए आप, 80 भी रिपीट हो रहा है और 82 भी रिपीट हो रहा है, तो ये दोनों मॉड नहीं होंगे। 80 जो है वो 2 दफा रिपीट हो रहा है, 80 आपका 3 टाइम्स आ रहा है, तो क्या होगा, 80 आपका 2 टाइम्स आ रहा है, 82 आपका 3 टाइम्स आ रहा है, तो लिहाजा ज्यादा दफा रिपीट हो रहा है 82, तो 82 आपका मॉड हो जाएगा। इसी तरह से बेटा जी कोई भी डाटा आपको देके मॉड अगर पूछे तो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन अ डाटा इज कॉल्ड मॉड। अगर कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही तो नो मॉड इन दैट डाटा। तो ये बेटा जी मॉड से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए हैं। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हिस्टोग्राम एंड रेंज। तो सबसे पहले ग्रुप डाटा की डेफिनेशन है, डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड ग्रुप डाटा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम अभी इसकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। उसके बाद आ गया ये जो ग्रुप डाटा होगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हम डिस्कस करेंगे। ये टेबल की फॉर्म में आपको क्वेश्चन जब आएगा उसमें फ्रीक्वेंसी का टेबल बना होगा तो आपको पता चल जाएगा ये ग्रुप डाटा है। अनग्रुप डाटा, डाटा विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड अनग्रुप डाटा। अभी हमने मीन, मॉड, मीडियन के जितने भी क्वेश्चन किए उनमें तमाम के तमाम जो डाटा था वो अनग्रुप डाटा था।
Data in the form of frequency distribution beta ji called group data, and data in which is not in the form of frequency distribution is called ungrouped data. अब next definition है बेटा frequency distribution. जी सो next definition है frequency distribution. A grouped frequency table is called frequency distribution. लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जब भी आपको मीन मॉड मीडियन फाइंड करने के लिए कहेगा तो टेबल फॉर्म में वैल्यूज देगा, तो वो जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास होगी उसके अंदर फ्रीक्वेंसी का टेबल बना हुआ होगा, एक लाइन एक कॉलम बना हुआ होगा. ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल उसको हम क्या कहते हैं, इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. हिस्टोग्राम की डेफिनेशन है सेट ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स ऑन एक्स वाई प्लेन. सेट ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स ऑन एक्स वाई प्लेन इज कॉल्ड हिस्टोग्राम. तो ये हमारे पास सेट ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स है, ये भी रेक्टेंगल है, ये उसके साथ एक और रेक्टेंगल जुड़ी हुई है, फिर एक और रेक्टेंगल जुड़ी. ये जो रेक्टेंगल्स आपस में जुड़ी हुई हैं इनको हम कहते हैं एडजेसेंट रेक्टेंगल्स. और ये क्या बनाती है, ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन है, ये हिस्टोग्राम है. तो इसको हम क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम है. लास्ट डेफिनेशन है बेटा ये रेंज हमारे पास. जी सो नेक्स्ट डेफिनेशन है रेंज. रेंज हमारे पास क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द डाटा इज कॉल्ड रेंज. डाटा के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू का जो डिफरेंस है उसको हम रेंज कहते हैं. डिनोट करते हैं कैपिटल आर से. फार्मूला इसका एक्सएम माइनस एक्स नॉट. फॉर एग्जाम्पल डाटा मेरे पास है 5, 2, 6, 9, 18. सबसे बड़ी वैल्यू हमें नजर आ रही है इसमें 18 और सबसे छोटी वैल्यू नजर आ रही है 2. तो 18 माइनस 2 इज इक्वल टू 16. बेटा जी इस डाटा की रेंज है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बेटा जी हमारे हो गए. अब हम चैप्टर नंबर 13 में से कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस करते हैं. जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 चैप्टर में से है, उसका नाम है प्रोबेबिलिटी. ये कुछ डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी, एक्सपेरिमेंट, आउटकम्स, सैंपल स्पेस और इवेंट की. तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी है द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी. किसी भी इवेंट के आने के जो चांसेस होते हैं उसको हम प्रोबेबिलिटी कह देते हैं. मैथमेटिकली हम प्रोबेबिलिटी को लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ओवर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कॉइन है, कॉइन के अंदर क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है, ए 2 है जी, एक हेड है और दूसरा टेल है. तो ये हमारे पास क्या है, ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं जिसको हम क्या कहते हैं सैंपल स्पेस. और सैंपल स्पेस की डेफिनेशन भी हम आगे पढ़ेंगे. अब इनमें से आने के चांसेस क्या है, एक टाइम में क्या आएगा, या हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा. ये हमारे पास है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स से. तो इसको हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स यानी सैंपल स्पेस. तो हमारे पास क्या आ जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए. पढ़ते कैसे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए. तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स को हम लिखते हैं एन ऑफ ए से, सैंपल स्पेस को लिखते हैं हम एन ऑफ एस से. तो ये बेटा जी प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है. नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, लेकिन बेटा ये कुछ डेफिनेशन है. इवेंट का वर्ड यूज हुआ है उसकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे, आउटकम्स का वर्ड यूज हुआ है आउटकम की डेफिनेशन भी पढ़ेंगे. सैंपल स्पेस है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम सैंपल स्पेस कहते हैं, सैंपल स्पेस की भी डेफिनेशन पढ़ेंगे. एक्सपेरिमेंट है बेटा नेक्स्ट डेफिनेशन है, व्हाट इज एक्सपेरिमेंट. अब हम एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं. जी सो नेक्स्ट डेफिनेशन है एक्सपेरिमेंट, द प्रोसेस विच जनरेट रिजल्ट्स इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट. फॉर एग्जाम्पल टॉसिंग अ कॉइन, रोलिंग अ डाइस, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं और इस चैप्टर के अंदर हम इनको अच्छी तरह डिटेल से पढ़ेंगे. उसके बाद बेटा जी आउटकम्स है, द रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड आउटकम्स. जो किसी भी एक्सपेरिमेंट से हमें रिजल्ट्स मिलते हैं वो हमारे पास क्या है, वो उसकी आउटकम्स हैं. फॉर एग्जाम्पल जब हम एक कॉइन को उछालेंगे तो उसकी पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगी, हेड और टेल. इसी तरह अगर हम किसी डाइस को रोल करेंगे उसके लिए पॉसिबल आउटकम्स क्या होगी, वो क्या हो सकती है 1, 2, 3, 4, 5 या 6 इनमें से कोई नंबर हो सकता है. तो ये डाइस के लिए पॉसिबल आउटकम्स हैं और ये कॉइन के लिए पॉसिबल आउटकम्स हैं. चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशंस की तरफ, सैंपल स्पेस और इवेंट. जिस और नेक्स्ट डेफिनेशन है सैंपल स्पेस, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस डिनोटेड बाय एस. फॉर एग्जांपल कॉइन के लिए जब हम कॉइन को उछालेंगे तो उसके अंदर जो उस एक्सपेरिमेंट में जो टोटल आउटकम्स हैं वो ये हमारे पास हेड और टेल. तो ये हमारे पास एस क्या बन जाएगा, सैंपल स्पेस फॉर अ कॉइन, हेड एंड टेल. अगर हम रोल को डाइस को रोल करेंगे उसके लिए सैंपल स्पेस, उसके लिए हमारे पास क्या नंबर क्या होते हैं उसके ऊपर, डाइस के ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो ये सारे के सारे नंबर क्या बन जाएंगे, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये सैंपल स्पेस बन जाएगा. तो सैंपल स्पेस की डेफिनेशन है बेटा जी, और ये समझाने के लिए 2 एग्जाम्पल्स हैं आपको. चलते हैं बेटा नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ.
जी स्टूडेंट, नेक्स्ट डेफिनेशन है इवेंट द सेट ऑफ ऑल रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड। इवेंट द सेट ऑफ ऑल रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड। इवेंट किसी भी एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स के सेट्स को हम क्या कहते हैं, उसको इवेंट कह देते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम एक फेयर डाइस रोल करते हैं गेटिंग इवन नंबर्स ऑन अ डाइस, तो उसके ऊपर क्या आने चाहिए, इवन नंबर्स आने चाहिए, वो हमारा इवेंट बन जाएगा। उसको हम डिनोट करेंगे ए के साथ। इवन नंबर्स हमारे कितने हैं, वो है डाइस के ऊपर 2 है, 4 है और 6 है। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स ऑफ एन नंबर ऑफ इवेंट्स क्या हो जाएगा हमारे पास, इक्वल टू 3। ये 3 नंबर्स ही इवेंट हैं जिनके आने के चांसेस हैं। तो हम क्या करेंगे, इवेंट को डिनोट करते हैं ए के साथ, और डाइस के ऊपर हमारे पास जो इवन नंबर है वो 2, 4, 6 है। नंबर ऑफ इवेंट्स ए विल बी इक्वल टू 3। तो ये बेटा जी इवेंट की डेफिनेशन होगी है। इसी तरह से इसी से रिलेटेड अब हम क्वेश्चंस करेंगे। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले या आप ये चीज एक नोट कर लें, फॉर अ कॉइन जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है वो हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स वो 2 हैं। और फॉर अ डाइस हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी एन ऑफ एस हमारे पास 6 हैं। और फॉर प्लेइंग कार्ड जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जिसे हम सैंपल स्पेस कहते हैं एन ऑफ एस, वो हमारे पास 52 है। ये बेटा जी कॉइन के लिए, डाइस के लिए और कार्ड के लिए ये वैल्यूज के जो है सैंपल स्पेस के लिए ये फिक्स रहेंगी, और जो इवेंट्स वाली वैल्यू होगी एन ऑफ ए होगा वो हमारा चेंज होता रहेगा। तो बेटा जी इनसे रिलेटेड अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको मजीद अच्छी तरह समझ आ जाएगी। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इसका फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। अब्दुल रहमान रोल्स अ फेयर डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर डिविजिबल बाय 3। अब्दुल रहमान ने क्या किया, फेयर डाइस रोल किया है। उसके लिए सैंपल स्पेस, फेयर डाइस के ऊपर के जो आपके पास लूडो का दाना है उसके ऊपर कितने नंबर होते हैं, 6। कौन कौन से, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू एन ऑफ एस क्या आ गया हमारे पास, 6 आ गया। इवेंट के बारे में बता रहा है कि कितने चांसेस हैं कि जो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर डिविजिबल बाय 3। अब यहां पे 3 पे डिवाइड होने वाले नंबर कौन कौन से, वो 2 हैं, एक 3 है और दूसरा 6 है। ये हमारा इवेंट बन गया 3 एंड 6। तो नंबर ऑफ इवेंट ए विल बी इक्वल टू कितने हैं, ये 2। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो यहां से हमारे पास एन ऑफ ए 2 है और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6 है। तो बेटा ये आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए विल बी इक्वल टू 1/3। तो ये बेटा जी हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे फॉर फेयर डाइस एंड फॉर द प्लेइंग कार्ड्स। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास इफ ज़िशान रोल्स 2 फेयर डाइसेस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल्स ऑफ 3 ऑन बोथ डाइसेस। ज़िशान के पास 2 डाइसेस है, D1 कह ले एक को, दूसरे को D2 कह लिया हमने। अब यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कैसे निकालेंगे, D1 पे कितने नंबर हैं, 6 हैं, D2 पे भी 6 हैं, तो इनकी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस विल बी इक्वल टू, इनको आप मल्टीप्लाई कर लें तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस विल बी इक्वल टू 36। उसके बाद कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल्स ऑफ 3। मल्टीपल्स ऑफ 3 कितने हैं हमारे पास, 2 हैं, एक 3 और दूसरा 6। 3 और 6 इस पे भी है, 3 और 6 इस पे भी है। इसका मतलब है 2 नंबर यहां पे मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं, 2 यहां पे हैं। तो नंबर ऑफ एन इवेंट ए विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए हम फाइंड करेंगे तो P ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। तो हमारे पास आ गया जी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 4। टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस वो हमारे पास 36 है। 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए विल बी इक्वल टू 1/9। तो ये हमारा क्वेश्चन बेटा जी सॉल्व हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, यही क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है इफ ज़िशान रोल्स 2 फेयर डाइसेस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर्स ऑन बोथ डाइसेस। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स वो वही रहेगा, एन ऑफ एस हमारे पास 36 ही रहेगा। अब एक डाइस पे 3 इवन नंबर्स होते हैं, 2 4 6, 2 4 6। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स विल बी इक्वल टू 3 नंबर्स हैं, उधर भी 3 है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो 3 3 जा 9।
तो ये आपके पास पॉसिबल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स वो 9 आ जाएगा। तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए फाइंड करना है, फार्मूला हमें पता है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो ये हमारे पास आ गया 9/36, 9 1 9, 9 4 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए विल बी इक्वल टू 1/4। तो अगर इस तरह से पूछ ले तो बेटा जी इसी तरह से आपने इवन नंबर्स के लिए पूछेगा तो आपने इस तरह से इसको सॉल्व कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट है हमारे पास। जुबैर रोल्स अ फेयर डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 6। लेकिन ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, आप उसी तरह सॉल्व करें। सैंपल स्पेस हमारे पास क्या बन जाएगी, 1 2 3 4 5 एंड 6। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स विल बी 6। पहले हम क्या करते हैं, हम इसकी फाइंड करते हैं ऑफ गेटिंग 6। तो उसके लिए क्या हमारे पास इवेंट क्या बनेगा, हमारे पास इवेंट ए विल बी इक्वल टू 6। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ए विल बी इक्वल टू 1। हम क्या करेंगे, हम पहले इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं नॉट गेटिंग ऑफ 6 कैसे फाइंड करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए विल बी इक्वल टू n ऑफ a ओवर n ऑफ s, दैट विल बी इक्वल टू 1/6। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए नहीं फाइंड करना, हमें क्या करना है, हमने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 6। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है, probability of not getting 6 will be equal to 1 minus probability of getting 6। तो ये तरीकाकार है नॉट गेटिंग के लिए। कहीं पे भी आपको ये क्वेश्चन आ जाए तो इसी तरह सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा 1 - 1/6। 6 हमारे पास एलसीएम 6 - 1, तो ये बड़ा जी आ गया जी 5/6। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 6। प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए डैश विल बी इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए। वो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए हमने फाइंड किया है उसको 1 में से माइनस कर दें, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग आ जाएगा। तो ये तकरीबन तमाम पार्ट्स जो है ये ऐसे ही सॉल्व होंगे। इसके लिए नॉट गेटिंग के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करना जरूरी है। चलते बेटा नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है, इफ 2 फेयर डाइसेस आर रोल्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 6। हमने 2 फेयर डाइसेस रोल किए, अब उसमें हमने क्या फाइंड करना है, नॉट गेटिंग 6। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि दोनों जो हमारे पास डाइसेस है उनके ऊपर 6 ना आए। तो हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम जो बनेगी फॉर 2 डाइसेस वो 36, n ऑफ s 36। इवेंट ए हमारा क्या है जी 6 यानी दोनों डाइसेस पे क्या है 6 आए। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स विल बी इक्वल टू 1। पहले हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं ऑफ गेटिंग 6। P ऑफ A इज इक्वल टू n ऑफ A ओवर n ऑफ S। तो ये हमारे पास आ गया 1/36। प्रोबेबिलिटी आपने बेटा जी फाइंड करनी ही करनी है। अब हमने नॉट गेटिंग 6 फाइंड करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश विल बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट A, 1 - 1/36। 36 बेटा जी आ गया हमारे पास एलसीएम 36 - 1। इसको सिंपल सॉल्व करके तरीका क्रॉस मल्टीप्लाई करें 36 - 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 6 ऑन 2 डाइसेस इज 35/36। तो बेटा इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, a card is drawn random from a pack of 52 playing cards, what is the probability of getting a card of heart। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स वो फिक्स है फॉर द प्लेइंग कार्ड, वो है 52। अब उसके अंदर जो हमारे पास ये चीज आपने नोट करनी है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ये हमारे पास फॉर हार्ट, स्पेड्स, क्लब एंड डायमंड वो 13 है। याद रख ले, हार्ट, स्पेड्स, क्लब एंड डायमंड के लिए हमारे पास नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज 13 एंड फॉर किंग, क्वीन, जैक एंड एस नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज 4। ये 2 वैल्यूज आप ये अपने माइंड में रखें, इनके नाम अपने माइंड में रखें। तो बड़ा जी कोई भी क्वेश्चन जो आपको कार्ड से रिलेटेड आ जाएगा, प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड, तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास किस कार्ड का जिक्र है, कार्ड ऑफ हार्ट। तो इसके लिए हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ए विल बी इक्वल टू
13, probability of an event A will be equal to n of A over n of S will be 13 over 52। तो ये बेटा जी हमारे पास आ जाएगी probability of an event A for the playing cards 13 1 जा 13, 13 4 जा 52, ये आ जाएगा 1 over 4। ये हमारे पास आंसर इसका आ गया। बस ये आपको पता होना चाहिए हार्ट्स पैड्स क्लब के लिए एन ऑफ ए 13 है, किंग क्वीन जैक और एस के लिए हमारे पास एन ऑफ ए 4 है। तो चलते हैं बेटा इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, अ कार्ड इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड नाइदर स्पैड नॉर हर्ट, ना ही वो स्पैड हो ना ही हर्ट हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश नॉट गेटिंग वाला फार्मूला, उसके लिए हमारे पास क्या है, स्पैड और हर्ट की नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है फॉर ईच, हार्ट एंड स्पैड के लिए 13 प्लस 13, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास क्या हो जाएंगे 26 हो जाएंगी। सैंपल स्पेस टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स वो हमारे पास फिक्स हैं, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया जी पी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए 26 ओवर 52 दैट विल बी इक्वल टू 1 ओवर 2। हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश नाइदर गेटिंग स्पैड नॉर हर्ट, तो 1 माइनस पी ऑफ ए दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस 1 ओवर 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरेंस ऑफ एन इवेंट ए विल बी इक्वल टू 1 माइनस 1 ओवर 2 क्या आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर 2। तो ये बेटा जी सॉल्व हो जाएगा। तो इसी से बड़ा रिलेटेड क्वेश्चंस है वो आपको एग्जाम्स में पूछ सकता है, तो इंशाल्लाह ताला इसी में से ही आपको क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में आएंगे। आपने थोड़ा कंसेप्ट अपने माइंड में रखना है, यही सेम क्वेश्चन भी आ सकते हैं, अगर इससे मिलता जुलता भी क्वेश्चन आ जाए तो अगर आपको ये क्लियर है तो बड़ा इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।